हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो चलिए आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। कल मैंने आपको पुराने चैप्टर की पीडीएफ भी दे दी, क्वेश्चन आंसर्स की, और आपको चैप्टर भी एक्सप्लेन कर दिया। कंप्लीट हो चुका वो आपका चैप्टर था व्हेन, वेयर एंड हाउ। कब, कहाँ और कैसे हिस्ट्री मिली, तो मैंने ये आपको पूरा चैप्टर समझाया है। उसके डीप क्वेश्चंस भी आपको फाइंड आउट करवाए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। डे टू डे, डेट वाइज आप सभी कुछ पूरा इसमें तैयार करके रखोगे। जब मेरे पास नोटबुक आएगी स्टूडेंट्स, तो आपकी प्रॉपर मुझे सारा काम मिल जाना चाहिए। तो चलो आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर लेते हैं। सभी स्टूडेंट्स ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर ओपन करेंगे, जिसका नेम है अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में स्टूडेंट्स थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़रूरी, बहुत अच्छा चैप्टर है जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से आप लोग सुनेंगे जैसे कि आप अभी तक सुनते आए हो, ठीक है? अर्थ इन द सोलर सिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स, कभी रात के वक्त आप आकाश में देखना ध्यान से। रात हो रही है, बिल्कुल मून नहीं चमक रहा है। उस वक्त जब आप आकाश में देखते हो, आपको ढेरों स्टार्स दिखाई देते हैं। चमकते हुए कुछ छोटे छोटे बॉल्स दिखाई देते हैं जो ट्विंकल हो रखे होते हैं। उसमें चमकता बुझना, चमक बुझ इस तरीके से दिखाई देता है और बहुत सुंदर सा लगता है। कैसा लगता है? कभी देखा है आपने? देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। रात में आकाश को देखना, छोटे छोटे बॉल्स जैसे दिखाई देते हैं चमकते हुए, वो ही स्टूडेंट्स हमारे क्या होते हैं? स्टार्स। और रात को और ज़्यादा सुंदर बना देते हैं वो ढेर सारे चमकते हुए स्टार्स, जिसमें मून नहीं होता है, केवल हमें स्टार्स दिखाई देते हैं। उस वक्त जब आप देखोगे तो ऐसा लगता है दुनिया की भीड़ वाले पूरे लाइट, ढेरों जो हमारी चमकती हुई सड़कों पर लाइट्स दिखाई देती हैं, वो सब छोड़ करके एक आकाश में अलग ही चमक दिखाई देती है। वो सारी स्टार्स की होती है। कितनी सुंदर लगती है, आप कभी देखना, ठीक है ना? इसी तरीके से हमारी पृथ्वी आकाश में जो इस तरीके से तारों से घिरी हुई है, इसी को हम हेवनली बॉडीज कहते हैं, ठीक है? हेवनली बॉडीज, या इसको हम सेलेशियल बॉडीज भी इसको कह सकते हैं। दोनों नाम से इसको जाना जाता है। इसमें आपका जो सेलेशियल बॉडी है स्टूडेंट्स, इसमें स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, मून एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। सिर्फ स्टार्स ही नहीं आते हैं स्टूडेंट्स, इसमें प्लैनेट्स भी हैं, कॉमेट्स भी है, मून भी है। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो एक एक करके हम इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते जाएंगे आपके सामने। तो सबसे पहले स्टार को लेते हैं। स्टार क्या होता है? स्टार जो है ये एक चमकता हुआ ट्विंकलिंग स्पॉट होता है लाइट का, जो हमें रात के वक्त दिखाई देता है चमकता हुआ। इसको स्टार्स कहा जाता है और इसकी कोई भी गिनती नहीं की जा सकती, काउंटिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अनगिनत होते हैं। बिलियंस मिलियंस स्टार्स होते हैं जो हमारे पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्स किसको कहते हैं? ब्रह्मांड को। ब्रह्मांड में चारों ओर फैले हुए होते हैं। स्टार्स जो होते हैं बहुत बड़े बॉल की तरह से एक रूप होता है और ये गैसेस से मिलकर के बना होता है। और ये जो स्टार्स होते हैं ये अर्थ में जो, हाँ एक बात और, सन भी हमारा स्टार कहलाता है ना? और जो सन होता है ये हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, ठीक है? तो इस तरह से स्टार्स के बारे में आप जान रहे हो इस टाइम। और इसके अलावा स्टार्स जो होते हैं ये चमकते हुए बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। और ये बादलों में अलग से आकाश में जब हम इन्हें देखते हैं
तो हमारा मन खुश हो जाता है, हमें अच्छा लगता है ये सब देख करके, एक पॉजिटिविटी मिलती है स्टूडेंट्स। कभी आप ऐसे जा करके अपने नाइट में आकाश को ज़रूर देखना, ठीक है। द सेंटर ऑफ द स्पिनिंग मास बिकम्स हॉटर एंड हॉटर, फाइनली ए चेन ऑफ रिएक्शन अकर्स वेयर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। यहाँ क्या होता है, बहुत सारी मात्रा में एनर्जी होती है, यहाँ पर एक वो होता है, पावर होती है यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, अदर रेडिएशंस, जिसमें कि हीट भी होती है, लाइट भी होती है और दूसरे रेडिएशंस की भी यहाँ पर एनर्जी पाई जाती है। आर रियलाइज्ड इनटू स्पेस एंड ए स्टार इज फॉर्म्ड, और जहाँ पर कि स्टार्स जो हैं बने होते हैं। और स्टूडेंट्स, जो स्टार्स होते हैं बहुत बड़ी मात्रा में एकत्रित होते हैं, उसको कहा जाता है क्लस्टर। ग्रुप का रूप ले लेते हैं जो स्टार्स, वो सारे स्टार्स का जो ग्रुप होता है वो क्लस्टर कह सकते हो इसको, या फिर आप ग्रुप्स भी कह सकते हो। आगे देखिए, टर्न करिए अपने पेज को, कुछ पिक्चर्स यहाँ बने हुए हैं जो मैं आपको एक एक करके समझाने वाली हूँ। दीज क्लस्टर्स आर कॉल्ड गैलेक्सीज। ये सारे क्लस्टर्स मिल करके गैलेक्सी का रूप ले लेते हैं। इस तरह से ढेर सारी गैलेक्सीज, न सिर्फ एक गैलेक्सी बल्कि ढेर सारी गैलेक्सीज का रूप ले लेते हैं। और जो गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, डस्ट, गैस एंड अदर मैटर्स, ठीक है। इन सब से मिलकर के हमारा ये बनता है। और फिर टुगेदर बाय ए फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसमें, वो इसमें ग्रेविटी होती है जो कि इसकी एक पावर बन के काम करती है। देयर कुड बी सेवरल मिलियंस स्टार इन ए गैलेक्सी। आपकी एक गैलेक्सी में कितने स्टार्स होते होंगे, मान के चलिए, ठीक है, वो होता है मिलियंस स्टार्स, इसमें एक गैलेक्सी के अंदर आते हैं। ऑल द गैलेक्सीज टुगेदर मेकअप अवर यूनिवर्स। जो सारी गैलेक्सीज होती हैं वो मिलकर के हमारे यूनिवर्स को बनाती हैं, हमारे ब्रह्मांड को बना देती हैं, बहुत अच्छा सा, सुंदर सा। इसके अलावा और फिर देखिए, जो गैलेक्सीज होती हैं उनकी भी मात्रा जो है मिलियंस या बिलियंस में हम इसको कह सकते हैं। और इसके अलावा जो मूवमेंट होता है इनका, वो बड़ा फॉर्मेशन के रूप में देखा गया है। और इस गैलेक्सी को मींस इस पूरे क्लस्टर के जो पूरा झुंड होता है, इनका पूरा ग्रुप होता है, इनसे मिल करके जो हमारा आपका जो गैलेक्सी बनता है, उसके अलावा फिर यूनिवर्स में ये छाए रहते हैं, इसको पूरे को कहा जाता है मिल्की वे। इसको हिंदी में आकाश गंगा बोलते हैं और इंग्लिश में इसको स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, मिल्की वे, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा हमने स्टार्स के बारे में पढ़ा। ऊपर आप पिक्चर देखेंगे, इसमें पहले कॉन्स्टलेशंस को लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो इसमें हेडिंग है वो है कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशंस स्टूडेंट्स किसको कहते हैं, वो ग्रुप स्टार्स का जो एक शेप को रिजेंबल कर दे, है ना, वो स्टार्स का ग्रुप इकट्ठा होकर के एक शेप बना दे, वो कहलाता है क्या, कॉन्स्टलेशंस। कभी आप आकाश में मुंह करके देखना, जब बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हों, तब आप कभी कोशिश करना कोई शेप बनाने की, आपकी आंखों से बहुत सारे शेप्स बनने लगते हैं। वही शेप जो होते हैं वो कॉन्स्टलेशंस कहलाते हैं। इसके अलावा जो हम अपनी पृथ्वी को देखते हैं, when seen from the earth, जब हम इसको अर्थ से देखते हैं, some of the stars in the sky appears to be arranged in recognized pattern। कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो एक सिस्टमैटिक रिकग्नाइजेबल पैटर्न के रूप में दिए होते हैं, बने होते हैं। सम लुक लाइक्स एनिमल, कुछ ऐसे होते हैं जो हमें एक एनिमल्स, जानवर का रूप दिखाई देता है। सम लुक लाइक्स पीपल, कुछ में ऐसे लोगों की आकृति हमें दिखाई देने लगती है, या फिर किसी और की आकृति ऑब्जेक्ट बन जाता है। इस तरह से बहुत सारे हमें आकृतियां बनी हुई इसमें दिखाई देती हैं आकाश में।
ये जो पैटर्न होता है स्टूडेंट्स स्टार्स का, ये हमें कॉन्स्टलेशंस कहलाता है। इसके अलावा पुराने समय में क्या होता था, हंड्रेड्स ऑफ कॉन्स्टलेशंस हैव बीन आइडेंटिफाई इन द स्काई। जो पहले के लोग थे, हिस्टोरियंस थे, उन्होंने कॉन्स्टलेशंस को आइडेंटिफाई करके उनके अलग अलग बहुत सारे नेम बताए थे। लगभग 88 नेम्स उन्होंने हमें दिए साइंटिस्ट ने, और जिसमें कि मुख्य रूप से जो आपके सामने आप इस बुक में आपको बताए गए हैं, उसमें आपका उर्सा मेजर और ओरियन आपके मुख्य रूप से इसमें दिखाए गए हैं। उर्सा मेजर जो है ये आपको देखिए, ये जो होता है ये वो कॉन्स्टलेशन होता है स्टूडेंट्स जो नॉर्दर्न स्काई में बना होता है। ये मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी बुक में नहीं है, आप सुनते जाइए। ये जो कॉन्स्टलेशन होता है ये नॉर्दर्न स्काई में पाया जाता है, और हु इज एसोसिएट द mythology like dates back into the prehistory। इससे प्राचीन समय में प्री हिस्ट्री में बहुत सारे डेट्स का अंदाज़ा लगाया जाता था इससे, या इसको हम इससे वो टाइम का अंदाज़ा लगाते थे किस तरीके से, क्योंकि पहले स्टूडेंट्स जब हमारी हिस्ट्री से पहले कुछ भी नहीं था, वॉचेस नहीं हुआ करती थी, तब तो सेटलमेंट्स भी नहीं थे। आप पहले पढ़ ही चुके हो हिस्ट्री में, अभी लेटेस्ट बात है आपके चैप्टर की। तो उसमें जब इस तरीके से कुछ नहीं होता था तो लोग कैसे अंदाज़ा लगाते थे कि क्या समय या ये कौन सा समय है, तो वो केवल तारों से देख के ही पता चलता था। तो उसमें ये उर्सा मेजर जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता था प्री हिस्ट्री के टाइम पीरियड में। इसको आप उर्सा मेजर के नाम से जानते हो, ठीक है। इसके अलावा आप देखो एक और पिक्चर बना हुआ है इसी के बराबर में, यूरियन, ठीक है, ओरियन, सॉरी। इसको आप देखो, ये कौन सा स्टार किस तरीके का रूप ले लिया इसने, इसको आप देखेंगे, मैं समझाती हूँ आपको। ये जो है ये आपका लोकेट हो रखा है एट द सेलेशियल, जो आपका इसमें दिखाया जा रहा है वो इस तरीके से लगता है जैसे कोई इंसान का रूप है ना। तो ये पहले का एक लोगों ने, इससे भी लोग अपना अंदाज़ा लगाते थे समय का और टाइम का, और इससे देख करके वो बहुत सारे अपने इसको वर्ल्ड में पूरे में माना जाता था। इस तरीके से ओरियन का भी रूप है। फिर इधर आप आ जाते हो जब, तो आपको एक और दिखाई देता है, वो है आपका ये इसमें दिखाया है कोरियस मेजर, ये जो इसमें दिया हुआ है, ये आपका पिक्चर जो है वो इसमें दिया है। एक और आपको इसमें पिक्चर सा एनिमल का रूप दिया हुआ है, इसमें बना हुआ है, जो स्टार्स से मिल करके बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस हैं जो पुराने समय में हमारे सामने आए। किसी में लॉयन की आकृति जैसा बना होता है जो लियो कहलाता है, किसी में डॉग जैसी आकृति होती है, इस तरीके से बुल जैसा भी दिखाई देता है। तो ऐसे शेप बन जाती है स्टार्स की, जिससे कि हाँ बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस तैयार हो जाते हैं। तो आपको पता चल गया ना कि कॉन्स्टलेशंस आखिर क्या है, ठीक है। और आगे आप जब बढ़ते हो इसमें, तो आपका आता है इसमें देखिए ध्रुव नक्षत्र, जो आपका पोल स्टार और द नॉर्थ स्टार ध्रुव नक्षत्र इसमें बताया गया है, जो एक और इम्पॉर्टेंट हमारा स्टार होता है। नाम तो सभी ने सुना होगा, और ये भी बहुत प्राचीन समय से इसकी लोगों ने खोज कर रखी थी, या फिर इसको आइडेंटिफाई किया हुआ था, जो हमारे सामने आ चुका था। If you draw a straight line joining the first two stars of the bowl, अगर आप दो लाइंस को आप जोड़ते हो स्टार्टिंग के, तो आप एक बाउल की तरह से उसको बना लेते हो। इफ़ यू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द फर्स्ट टू स्टार्स बाउल एंड एक्सटेंड इट ड्यू नॉर्थ, और आप देखिए एक लाइन जो होती है इसका एक सिरा जो होता है नॉर्थ डायरेक्शन में जा करके मिलता है। इस तरह से आप इसको इमेजिन कर करके बनाया जाता है। द लाइन पॉइंट्स टू द पोल स्टार, जो लाइन का पॉइंट होता है मेन, उसको हम पोल स्टार कहते हैं। और द नॉर्थ स्टार
जो होता है वो ध्रुव नक्षत्र कहलाता है। पोल स्टार इज ऑलवेज फाउंड डायरेक्टली ओवर द नॉर्दर्न हॉरिजन, और जो पोल स्टार होता है वो हमेशा जो डायरेक्टली हमको नॉर्दर्न हॉरिजन में समझ में आता है, दिखाई देता है। ड्यूरिंग एशियन टाइम्स sealers and other travelers used the pole star to find direction at night। प्राचीन समय में कोई भी डायरेक्शन नापने के लिए कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था, तो एंशियंट टाइम में जो सेलर्स होते थे या ट्रेवलर्स होते थे, जब वो अपने समय को देखते थे तो वो पोल स्टार की डायरेक्शन से ही रात का अंदाजा लगाते थे। इस तरीके से बहुत कुछ देखने को मिलता है। ओरियन इज शेप्ड लाइक ए हंटर विद ए रेज्ड क्लब, है ना। अभी हम वही बात आपसे कर रहे थे कि ओरियन को आप देखो पिक्चर में ऊपर बना हुआ है, ये ऐसा लगता है जैसे कोई सी हंटर गैदरर्स की इसमें पिक्चर बनी हुई है ना। मतलब प्राचीन कालीन लोग, आदिवासी लोग जो हंटर गैदरर्स कहलाते थे। इनको हंटर क्यों कहते थे? क्योंकि ये शिकार करते थे ज़्यादातर, और शिकार करके ये अपना भोजन एकत्रित किया करते थे। गैदरर क्यों कहते थे? क्योंकि ये चीज़ों को कलेक्ट करते जाते थे, अपने जहाँ से होके गुजरते थे वहाँ से अपने मतलब का सामान या इनको जो लगता था कि उनके लिए ठीक है, सुटेबल है, वो अपना कलेक्ट करके आगे बढ़ते जाते थे, तो इसलिए इनको हंटर गैदरर्स कहा जाता था। तो वो यही शेप इसमें इस तरीके की लग रही है जैसे कि अर्ली मैन या प्राचीन समय का कोई हंटर गैदरर्स का इसमें पिक्चर बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से कॉन्स्टलेशंस को क्या कहा जाता है वो आपको स्टूडेंट्स समझ में आ चुका होगा। इसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसमें द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी, मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होता है कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने आपके प्लैनेट्स आते हैं, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। तो चलिए थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। द सन एंड द वेरियस ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अराउंड इट लाइक द प्लैनेट, देयर सैटेलाइट और मून्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेटेओर्स टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट, सन, सभी सारे प्लैनेट, सैटेलाइट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड्स, ये सब मिल करके बनाते हैं हमारे सोलर सिस्टम को। ठीक है, और सोलर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑफ द सन। ठीक है, सूर्य। द सन occupies the central position in the solar system। सोलर सिस्टम में जो सन है इसको पोजीशन दे रखी है सेंटर पॉइंट की, एंड ऑल द अदर सेलेशियल बॉडीज इन द सिस्टम रिवॉल्व अराउंड इट। बाकी जो सेलेशियल बॉडीज हैं सारी वो क्या करती हैं? वो चारों ओर अराउंड घूमती हैं, रिवॉल्व करती हैं, वो राउंड लेती हैं उधर। फिर अर्ली एस्ट्रॉइड्स थॉट दैट द सन एंड ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। पहले अर्ली जो एस्ट्रोनॉमर्स थे वो क्या कहते थे? उनका ऐसा सोचना था कि सन जो है, दैट द सन एंड ऑल द प्लैनेट्स, सन के साथ साथ सारे प्लैनेट्स जो हैं अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। दिस बिलीव वॉज सपोर्टेड बाय द जियोसेंट्रिक। ये जो सपोर्ट है, इसको जो उनका ये विश्वास था, इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे जो सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है, जियोसेंट्रिक किसको कहते हैं? जो हमारा सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है उसको सेंट्रल अराउंड द अर्थ, उन्होंने उसको उसमें सेंटर्ड अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के सेंटर में दिखाया है। थ्योरी पुट फॉरवर्ड बाय क्लाउडियस प्टोलेमी इन 140 CE। 140 CE में इसको जो क्लाउडियस प्टोलेमी थे उसमें उन्होंने उसको फॉरवर्ड करके उसकी थ्योरी हमें दी थी। आफ्टर ईयर्स, जो कि कौन हुआ करते थे? जो क्लाउडियस प्टोलेमी थे वो कौन थे? ये मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉट्स थे, और ये हमें साइंटिफिक जानकारी भी देते थे, कुछ थ्योरी बताते थे, ये सब चीज़ें जो लिखते थे वो हमारे ये कहलाते थे। तो इन्होंने हमें बहुत सारी जानकारियाँ भी दी हैं। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे जब स्टूडेंट्स, आफ्टर ईयर्स ऑफ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, जब बहुत सारा वैज्ञानिक सत्य देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कुछ सालों के बाद, फिर भी निकोलस
कोपरनिकस जो थे एस्ट्रोनॉमर थे, ये जो नाम है वो एक एस्ट्रोनॉमर का नाम है, 1543 सीई में पुट फॉरवर्ड ए न्यू मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम। उन्होंने एक नया सोलर सिस्टम का मॉडल था उसको उन्होंने बताने की कोशिश की। विद द सन एट द सेंटर एंड द अर्थ, द मून एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है, बाकी जितने भी प्लैनेट्स थे वो सन के चारों ओर घूमते हुए उन्होंने ऐसा दिखाया। दिस न्यू थ्योरी वॉज नोन एज द, जो उन्होंने इस तरीके की थ्योरी दिखाई उसको कहा जाता था हेलियोसेंट्रिक और सन सेंटर्ड थ्योरी, जिसमें कि सन बीच में था और उसको दिखाया गया था सेंटर में, इसलिए इसका नाम था सन सेंटर्ड थ्योरी। ठीक है ना। जो मॉडल होता था अर्थ का एस्ट्रोनॉमिकल प्लैनेट की तरह सूर्य के चक्कर काटता है, वो इस तरीके से उसमें दिखाया है। तो ये आपके सोलर सिस्टम की जानकारी है, आपको दी जा रही है। और देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पिक्चर देखिए सोलर सिस्टम का, इसमें आपको बताया फर्स्ट नंबर पर कौन सा प्लैनेट, सेकंड पर, थर्ड पर, फोर्थ पर, फिफ्थ पर, इस तरह से सारे प्लैनेट्स के इसमें आपको सिस्टमैटिक नेम दे रखे हैं, तो आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा। इसके अलावा आपका सन, अब बात करते हैं किसकी, सन की। सबको पता है सन क्या होता है और इसकी हीटनेस कैसी होती है, क्या किस तरह से हमारे पास पहुंचती है। सन के एक स्टूडेंट्स और एक देखिए, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है इसमें हम एक थिन लेयर की तरह होता है एटमॉस्फेयर, मतलब एक ब्लैंकेट की तरह होता है जो हमें चारों ओर से अर्थ को घेरे होता है। और सन से हमारी कौन सी रेजेस आती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेजेस आती हैं, जो हमारी अर्थ तक आने नहीं देता। कौन, वो लेयर, एटमॉस्फेयर की लेयर जो सन से आती है अल्ट्रा वायलेट रेजेस, अगर वो डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पर आ जाएंगी तो इतनी हीटनेस हो जाएगी, बीमारियां हो जाएंगी, स्किन डिजीजेज हो जाएंगी, लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। तो उस लाइफ को पॉसिबल करने के लिए, लाइफ को सरवाइव करने के लिए क्या होता है कि एटमॉस्फेयर की लेयर होती है जो बहुत ज़रूरी होती है, जिसको कि हम ओजोन लेयर भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो हमें सन की रेजेस से बचाता है। तो इसको आगे पढ़ते हैं। द सन इज ऑलमोस्ट 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ऐसा माना जाता है कि 5 बिलियन ईयर्स पुराना सूरज है। ठीक है। द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द सन होल्ड्स द एंटायर सोलर सिस्टम। फिर ये भी कहा जाता है कि जो सोलर सिस्टम के अंदर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो ही इस पूरे सोलर सिस्टम को अपनी ओर आकर्षित करे रहता है, जिससे कि पूरा सोलर सिस्टम एक साथ काम करता है। द सन मेड अप द हॉट गैसेस। और सन काय से बना होता है, हॉट गैसेस से, जिसकी मुख्य रूप से जो गैसेस होती हैं स्टूडेंट्स जिससे कि सन बना है, उसमें एक तो हेलियम और हाइड्रोजन, ये 2 गैसेस मेन होती हैं जो कि हमारे सन को जिससे बना होता है। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज 5700 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर होता है सन की सरफेस का, मतलब सन की जो सतह है उसके जो टेम्परेचर होता है वो 5700। अब आप सोचो जरा, हमारे यहाँ अगर जरा सी गर्मी ज़्यादा पड़ जाती है, कितने टेम्परेचर पर हम परेशान होने लगते हैं, लगभग 38-39 टेम्परेचर जहाँ होता है 37 हम लोग परेशान होने लगते हैं। हम वो हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। फिर क्या करते हैं, या तो कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, आराम से उसके सामने बैठते हैं। अगर हमें वो नहीं मिलता तो हम बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, है ना। और जो सूर्य की हीटनेस है वो कितनी है, 5700 डिग्री सेल्सियस। क्या बर्दाश्त कर सकता है कोई? इसीलिए लाइफ पॉसिबल नहीं है। उसके पास रुकना, सन के आसपास भी रुकना असंभव है। उसमें ऐसी रेजेस निकलती हैं जो कि लाइफ को सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। यू कैन इमेजिन हाउ हॉट दिस इज। ठीक है, आप इमेजिन करके देखो कितना गर्म होता होगा वो। व्हेन वी से दैट द हीट फ्रॉम द सन, जब हम कहते हैं कि सूर्य की गर्मी आफ्टर ट्रेवलिंग 149 मिलियन किलोमीटर, जब आप 149 मिलियन किलोमीटर
ट्रैवलिंग करते हो, उसके बाद जो इट स्टिल स्ट्रॉन्ग एनफ टू फ्राई एन एग इन द सहारा डेजर्ट, इतनी गर्मी हो जाती है, ऐसा लगता है कि उस ड्राईनेस उस गर्मी में आप, जैसे सहारा डेजर्ट होता है ना, सहारा डेजर्ट में इतनी गर्मी पड़ती है कि आप उसमें एग्स को भी फ्राई कर सकते हो, इतनी गर्मी, ऐसा माना जाता है। एट द सेंटर ऑफ द सन के बिल्कुल सेंटर में द टेम्परेचर इज अबाउट 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो भाई इसमें हॉटनेस तो बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है ना, वो तो है, होता है ऐसा। फिर इस तरीके से हमारी जो सन की रेजेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हीटनेस हमें देती हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, आपका ये इतना चैप्टर मैंने अभी करा दिया है, बाकी का चैप्टर मैं आपको अगले वीडियो में देने वाली हूँ। और इस चैप्टर से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आप खुद ही फाइंड आउट करेंगे, और उन क्वेश्चंस को, क्योंकि आपकी नॉलेज बढ़नी चाहिए, मैं आपको क्वेश्चन निकाल के दूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टूडेंट्स अच्छा होगा कि आप अपनी नॉलेज बढ़ाएं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाइए, बनाने के बाद ट्राई करिए, कोशिश कीजिए, नहीं बने तब मुझे बताइए, और आप उन क्वेश्चंस को उनके आंसर के साथ अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। 5 या 6 क्वेश्चंस आप इजीली निकाल सकते हो। हार्ड वर्ड्स के लिए आपको मिनिमम 10-15 इतने आपको हार्ड वर्ड्स निकालने हैं, और आप उनके मीनिंग निकालोगे। क्लियर है? तो आपको इतना सब कुछ इसके साथ में करना है, ज़रूर करना है, प्लस बहुत अच्छे से रहना है, अपना ध्यान रखना है, ठीक है। सभी बच्चे सबसे पहले सुबह उठते हो तो अपने पेरेंट्स के चरण स्पर्श करते हैं बॉयज़, या नहीं करते हैं? गर्ल्स अपनी मदर फादर को विश करते हो या नहीं, या वो भूल गए हो सब कुछ? विश करते थे ना, आप स्कूल आते थे अपने टीचर्स को विश करते हो, सेम ऐसे सुबह उठ के अपने पेरेंट्स को करते हैं, पैर छूते हैं? बहुत गलत बात है, इन चीज़ों का ध्यान रखो, आपको ऐसा ज़रूर करना है, ठीक है। इससे आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपको गुड ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आप आगे बढ़ोगे, है ना। बेस्ट विशेस जब आपको मिलती हैं तभी तो हम आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। तो आप अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करेंगे, सबसे पहले सुबह उठ करके उनको विश ज़रूर करना है, उनको चरण स्पर्श ज़रूर करना है, और इसके साथ साथ अटेंडेंस देना भी नहीं भूलना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। मुझे आप अटेंडेंस अपनी देते जाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया सबको? ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।